नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एफले में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, तो क्लियरली कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। 1250 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वापस गिरावट देखने को मिली और उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट दिखाई पड़ती है। तो एक तो यहाँ पर हम 1250 के ऊपर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर 1000 का जो सपोर्ट है यहाँ पर खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। बीच में यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए और बेचना भी नहीं चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप 1000 रुपए के आसपास खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है। कंपनी का पीई रेशियो 118 है, क्लियरली ओवर वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो सपोज आप 1000 के आसपास खरीदते हैं तो 2-4% का स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HFCL पर मेरा क्या व्यू है। आप नेक्स्ट 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए क्या दिखाई पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम 3 साल का व्यू होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है, टाइम लग सकता है मार्केट को रिकवर करने के लिए। तो 1 साल तो लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन HFCL एज ए कंपनी और ये जो पूरा सेक्टर है उसमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। कंपनी का पीई रेशियो 40 चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन सस्ता भी नहीं कह सकते। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉस्पेक्ट्स तो अच्छे नज़र आते हैं। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो 70 रुपीज़ का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ पर इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी नज़र आता है, तो इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर ये 70 रुपीज़ का लेवल टूट जाता है तो हमें 60 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और चांसेस ये हैं कि 70 के टूटने पर 60 के टूटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए 70 इंपॉर्टेंट है, ये टूटता है तो वीकनेस आपको ज़्यादा होती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट है कि FNO की कंप्लीट सीरीज हमें शुरू करनी चाहिए। आपको स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है ये पता है, लेकिन FNO नहीं पता है कैसे इन्वेस्ट करते हैं, FNO में कैसे ट्रेड करते हैं। 3 से 5 हज़ार आप यहाँ पर कमाना चाहते हैं तो जल्दी हम यहाँ पर शुरू करने की कोशिश करेंगे। पूरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे A to Z यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी FNO से रिलेटेड है। इंडिया मार्ट का शेयर प्राइस और फ्यूचर प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर नज़र आता है, और जो करंटली मार्च का 4000 का पी रेशियो है वो 162 पे ट्रेड कर रहा है। 12000 का प्रीमियम मिल रहा है एक लॉट पे, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम है। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि जो प्रीमियम डिसाइड होते हैं वो शेयर प्राइस पे होते हैं या फिर फ्यूचर प्राइस पे होते हैं। तो ये जो ऑप्शन और फ्यूचर है ये डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। डेरिवेटिव एक अंडरलाइंग एसेट से डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग एसेट किस प्रकार से ऊपर नीचे होगा, उसी प्रकार से आपको ये डेरिवेटिव मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। ये सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं, कमोडिटी, करेंसी, सबके लिए ऐसा ही होता है। जैसा अंडरलाइंग एसेट काम करेगा वैसे ही आपको डेरिवेटिव मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम डिसाइड किए जाते हैं एक्चुअली वो शेयर प्राइस यानी कि कैश मार्केट स्पॉट में जो डिसाइड किया जाता है उसके ऊपर होता है। ऑप्शन का जो प्राइसिंग होता है उसके लिए एक मॉडल है, ब्लैक शोल्स मॉडल। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, आप इसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो ST है ये स्पॉट प्राइस ऑफ एन एसेट। ब्लैक शोल्स मॉडल ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है जिससे ऑप्शन प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं। तो इसमें आपको क्लियरली पता चलता है कि स्पॉट प्राइस पे सारे के सारे ऑप्शन प्रीमियम्स दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट में कुछ तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इम्बैलेंस आपको मार्केट में दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो प्रीमियम्स चल रहे हैं वो एक्चुअली फ्यूचर्स के प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं। और यहाँ पर फ्यूचर्स के प्राइस में और स्पॉट के प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, इसे समझने की कोशिश करें तो जनरली देखा जाए तो जनरली जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं होता, और वो ऊपर के साइड पे होता है। करंट मार्केट प्राइस जो भी स्पॉट मार्केट में चल रहा है उससे 2-4 रुपए ऊपर, आधा 1% ऊपर आपको प्रीमियम पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि करंट मार्केट प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर है और स्पॉट प्राइस
इवेंचुअली आपको फ्यूचर में नीचे आता हुआ नजर आ सकता है भविष्य में, यानी कि फ्यूचर्स मार्केट जो फ्यूचर का लॉट है उसकी बात नहीं हो रही है, ये फ्यूचर का मतलब है भविष्य में आपको स्पॉट प्राइस नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, ये इंटरप्रिटेशन यहां पर निकाला जाता है। ऐसी सिचुएशन को बैकवर्डेशन कहते हैं, ये कमोडिटी मार्केट में ज्यादा यूज होता है। अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो यहां पर इसे डिस्काउंट कहा जाता है कि भाई अभी फ्यूचर्स का लॉट स्पॉट प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट पे चल रहा है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इंडिया मार्ट में, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्यूचर्स मार्केट में और स्पॉट मार्केट में, तो यहाँ पर ट्रेड करने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट भी शूटअप हो सकता है या फिर स्पॉट मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको पता ही होगा एक्सपायरी में दोनों एक साथ हो ही जाएंगे, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस दोनों को एक साथ होना ही है। तो अभी स्पॉट नीचे आता है या फ्यूचर्स ऊपर जाता है ये बताना मुश्किल हो जाता है, और ऑप्शन के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पॉट प्राइस पे ही एक्चुअली प्रीमियम डिसाइड किए जाते हैं। जिस मॉडल पे सारा ऑप्शन प्राइसिंग होता है वहां पर भी हमें स्पॉट प्राइस दिखाई पड़ता है, लेकिन फिलहाल इंडिया मार्ट में जो ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर जो भी प्रीमियम्स डिसाइड किए जा रहे हैं वो एक्चुअली आपको फ्यूचर्स प्राइस पे दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल यहां पर मार्केट में कुछ इम्बैलेंस दिखाई पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टी बाइट ईटेबल्स और पीजीएचएल में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले टेस्टी बाइट के बारे में बात करें तो ये 3-4 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 77 का पीई रेशियो है। तो क्लियरली लार्ज कैप के लिए भी 77 कोई बहुत सस्ता पी रेशियो नहीं होता, हायर साइड पे होता है। तो स्मॉल कैप में इतने महंगे वैल्यूएशन पे तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 20,000 के लेवल से स्टॉक ऑलरेडी 12,000 के लेवल पे आ चुका है, और ये जो लेवल है 10,000 के आसपास का लेवल 2-3 साल के लिए रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला था। 2018-19 में जब मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश कर रहे थे तो इस स्टॉक में आप देखिए कितना रेजिलियंट था ये स्टॉक, आपको यहाँ पर ये ट्रेड कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। तो क्लियरली कंपनी में दम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन महंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। और खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना ज़रूरी हो जाता है। 10,000 का लेवल, 10,500, 11,000 के आसपास एक अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन है जहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है पीजीएचएल का स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, 7,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिलहाल ये 4,500 के लेवल पे आ चुका है। इसका 5,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत साल से एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तेजी आई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, लेकिन वापस ये नीचे आता हुआ नजर आता है, ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट इंपॉर्टेंट नजर आता है वो है 4,000 का लेवल, क्योंकि इस रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था, इसका लोअर एंड 4,000 के आसपास है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। कंपनी तो ये भी अच्छी है, लेकिन इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 43 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैं चार्ट को ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा। भले ही कंपनी अच्छी है लेकिन इतना ज़्यादा गिर चुका है, कुछ रिवर्सल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि शायद हमें ना पता हो, इसीलिए आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई स्टर्लिंग एंड विल्सन एज अ बिजनेस वाइज यहाँ पर कैसा दिखाई पड़ता है, और हाइड्रोजन इंडस्ट्री कमिंग ईयर्स में क्या कर सकती है। तो देखिए जो हाइड्रोजन इंडस्ट्री है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कोई छोटी साइज की जो कंपनीज है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का बिजनेस मेरे हिसाब से तो बड़ी कंपनी से कैप्चर कर लेंगे। हाइड्रोजन के बारे में बात करें या फिर कोई भी अगर आप फ्यूचरिस्टिक जो हमारे बिजनेस होते हैं, एनर्जी में जो भी बिजनेस होते हैं जैसे कि सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, यहाँ पर अभी छोटे बिजनेसेस का काम नहीं है। यहाँ पर बड़े कंपनी आने वाले, बड़े कॉर्पोरेट यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और स्टर्लिंग एंड विल्सन के बारे में बात करें, एसडब्ल्यू सोलर को तो यहाँ पर रिलायंस खरीद रहा है, तो मेरे हिसाब से तो रिलायंस में खरीदारी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इस हाइड्रोजन को प्ले करना चाहते हैं, अगर आप सोलर एनर्जी को प्ले करना चाहते हैं, तो वो एक बेहतर स्टॉक रहेगा, क्योंकि एसडब्ल्यू सोलर एक तो अभी तो लॉस मेकिंग है, -21 का पीई रेशियो है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 300 रुपये का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर थोड़ा ट्रेड किया था, रेजिस्टेंस लिया था, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन जनरली देखा गया है रिलायंस ने बहुत सारे कंपनीज को खरीदा है, वो जो कंपनीज को खरीदता है उसके शेयर में हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, रिलायंस में इंटरेस्ट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आलोक इंडस्ट्री को देख लीजिए, जस्ट डायल को देख लीजिए, आपको हमें लगता है कि भाई वहाँ पर तेज़ी आएगी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता नहीं है, रिलायंस ही आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। तो बेहतर है कि हम रिलायंस में इन्वेस्ट करें और एसडब्ल्यू सोलर को यहाँ पर अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंडिया पेस्टिसाइड, बीकेटी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर मेरा क्या व्यू है। तो बीकेटी पर तो हमने रिसेंटली वीडियो बनाया है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे, वहां पर मेरा कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। अब बात करें आईपीएल के बारे में, तो स्टॉक लिस्ट हुआ, उसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया, साइडवेज देखने को मिला। लेकिन फिलहाल इसका जो 290 से करके 300 का जोन था, ये हमें टूटता हुआ नजर आया। स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का पीई रेशियो 24 है। वैल्यूएशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी नजर आती है, लेकिन छोटी साइज की कंपनी है और टेक्निकल्स यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, वीक नजर आता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में बात करें तो 42 का पीई रेशियो है। यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। गिरावट से पहले भी ये कोई ज़्यादा भागा नहीं था, टाइम करेक्शन हमें लंबा देखने को मिला है। तो वैल्यूएशन आपको कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा चीप होता हुआ नजर आता है, टाइम के साथ आपको वैल्यूएशन सस्ता होता हुआ नजर आया। इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल 1250 के आसपास है। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, पहले रेजिस्टेंस भी लिया था, तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर, तो हमने यहाँ पर अभी बात कर ली। क्लीन साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्लीन साइंस के चार्ट पर हमें 3 लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहले ये 2000 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया था। उसके बाद हो जाता है करंट मार्केट प्राइस 1800 के आसपास, जहाँ पर ये लिस्ट हुआ था, फिर गिरावट हुई थी, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था। तीसरा लेवल हो जाता है 1500 से 1400 का जोन, यहाँ पर जो बॉटम बना था, जिसके बाद हमें तेजी देखने को मिली थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने चार्ट पर ड्रॉ किए हैं। और कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है 95, तो क्लियरली ओवर वैल्यूड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी अच्छी है लेकिन ओवर वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल जैसे ही ये 2000 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, तो ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है वो तो ऑलरेडी अचीव हो ही चुका है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, 2-4 महीने का सपोर्ट था, और उसके बाद ये जो गिरावट आपको देखने को मिली है, ये छोटी गिरावट है। एक स्मॉल कैप मिड कैप के लिए 10% कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई इतना बड़ा ब्रेकडाउन जनरली स्टॉक में नजर आता है तो 10% के बाद रिवर्स हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गिरावट आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हमें 1500 के आसपास नजर आ सकता है। 2 दिन हो चुके हैं, सपोर्ट पे आ चुका है, लेकिन एक भी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, तो ये भी थोड़ा सा वीकनेस को दर्शाता है। और यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन हमारे साइड नहीं है। एज अ इन्वेस्टर जब भी हम किसी कंपनी को खरीदते हैं, अगर वैल्यूएशन चीप होता है तो एक कंफर्ट जोन होता है, सेफ्टी कुशन मिल जाता है, लेकिन वो फिलहाल हमारे साथ नहीं है। तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना यहां पर जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्लपूल को एनालाइज कीजिए, यहां पर डाउन ट्रेंड कितना हो सकता है, अपसाइड कितना हो सकता है। तो वर्लपूल पर हमने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था, अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, जब उस पर कुछ केस हुआ था यहाँ पर। तो मेरा जो व्यू था मैंने आपको तभी बता दिया था कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आ जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फिलहाल अगर चार्ट भी एक बार देख लेते हैं तो चार्ट पे भी वीकनेस है, 2750 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हो रही है। इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल 1700 के आसपास था, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। और फिलहाल भी आप देख पाएंगे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया। तो ये क्लियरली वीकनेस को दर्शाता है। और यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है वो सीधा 1350 के आसपास है, जहाँ पर इसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, सपोर्ट लिया था। मार्केट क्रैश के टाइम पे भी यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी देखने को मिली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, यहाँ तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो अपसाइड तो मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा नहीं है। अपसाइड अगर आता है तो इस लेवल के ऊपर ही आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 का राउंड ऑफ लेवल लीजिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक ये ट्रेंड आपको बियरिश देखने को मिलेगा। बीच में थोड़े बहुत बाउंसेस आ सकते हैं, लेकिन मेनली इसका ट्रेंड बियरिश रहेगा। डाउन साइड के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया 1340, 1350, 1400 ये सारे लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी का पीई रेशियो 60 चल रहा है, बहुत महंगा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सेक्टर में वाइट गुड्स के सेक्टर में आपको जनरली इसके आसपास का पीई रेशियो देखने को मिल जाता है। लेकिन कंपनी के मार्जिन्स पर हिट देखने को मिल रहा है, और वो जो टैक्स का इशू चल रहा है, ये सब रीजंस हैं जिसके कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के बारे में फिलहाल तो नहीं सोचना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IEX एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म का बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो IEX पे हमने 10-15 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने पूरा डिस्कस किया फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं, वैल्यूएशन कैसे चल रहा है और टेक्निकली कैसे चल रहा है। तो वहां पर जो मेरा व्यू था डिट्टो सेम व्यू है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने डिटेल में सब डिस्कस किया है, वो सब अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी वैल्यूएशन उसमें महंगा चल रहा है तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलेगा और आप अपना व्यू भी बना पाएंगे। एशियन पेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एशियन पेंट्स में आप देख पाएंगे यहाँ पर फिलहाल 3000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आता है। टाइम यहाँ पर भी स्पेंड किया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, तो 3000 का लेवल इंपॉर्टेंट नज़र आता है। लेकिन जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए हैं उस प्रकार से हमें एशियन पेंट में गिरावट देखने को नहीं मिली है। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है एशियन पेंट्स के लिए, तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि भाई क्रूड ऑयल इतना ऊपर जा रहा है तो एशियन पेंट्स में तो गिरावट होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट एक्चुअली देखने को नहीं मिली है। तो मेरा मानना है अब ये गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 3000 का लेवल इतनी बार सपोर्ट की तरह नजर आया कि अभी ये सपोर्ट वीक हो चुका है। अभी चांसेस यही है कि ये लेवल टूटेगा और 10-15% की गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। तो अगर ये स्टॉक आपको 2700 के आसपास मिलता है तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं है कि सस्ता चल रहा है। 95 का पी रेशियो है, लेकिन यहां पर आपको साल दर साल आपको पीई एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एशियन पेंट्स को अभी रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। मार्केट लीडर कंपनी है, सालों से यहाँ पर काम कर ली है, इसलिए महंगे वैल्यूएशन पे ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकली फिलहाल तो ये हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। 3000 का लेवल अगर टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। HDFC लाइफ के बारे में बात करें तो स्टॉक यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है तो देखिए मार्केट का ही सेंटीमेंट खराब है और पूरा इंश्योरेंस सेक्टर आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल 550 के आसपास है। पहले रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक यहाँ पर आ चुका है और अच्छी खासी गिरावट के बाद है। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आया था, ये 700 प्लस लेवल पे पहुंच चुका था, कंटिन्यूसली आपको नीचे आता हुआ नजर आया। करंट मार्केट प्राइस भले ही 538 के आसपास है, लेकिन इतना नीचे आया, थोड़ा बहुत और जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 83 का पी रेशियो है। इंश्योरेंस इंडिया में अभी तक ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो पूरे सेक्टर को आपको महंगा वैल्यूएशन देता हुआ ही नजर आएगा। चाहे आप SBI लाइफ ले, ICICI लाइफ ले, HDFC लाइफ ले, हर जगह आपको इसी प्रकार के वैल्यूएशंस नजर आते हैं। तो इसका भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर IGL, HDFC, AMC, वर्लपूल में क्या करना चाहिए। तो वर्लपूल के बारे में तो हमने बात कर ली, एवरेज करना चाहिए लॉस में या फिर क्या करें यहाँ पर। तो वर्लपूल में तो भाई शायद ये नहीं बताया कि लॉस में बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लॉस में तो अभी नहीं बेचना चाहिए, अभी होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि नीचे हमें अच्छे सपोर्ट्स भी नजर आते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सुधरता है तो ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये हालत में तो मैं बेचने को नहीं कहूँगा। अब HDFC, AMC और IGL के बारे में बात करें, सबसे पहले IGL देख लेते हैं। 20 का PE रेशियो है, तो यहाँ पर हमें वैल्यूएशन तो सस्ते होते हुए नजर आए, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका रीज़न क्या है, ये टाइम करेक्शन हुआ, अर्निंग्स थोड़ी बहुत बढ़ती गई थी, फिर ये प्राइस करेक्शन हुआ तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत सस्ता हो गया। अब यहाँ पर इसका 350 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला, फिर तेजी आई थी, तो ये अभी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पर सपोर्ट लिया था, इसके आसपास सपोर्ट लिया था, तो 350 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट भी यहां पर हमें दिखाई पड़ती है और यहां पर आप देख पाएंगे ये जो पोल देखने को मिला, फिर फ्लैग बना, ये भी अभी कंप्लीट हो चुका है, उल्टा ज़्यादा हो चुका है, तो थोड़ा बहुत रिवर्सल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो स्टॉक तो मेरे हिसाब से बहुत वीक है, तो मैं तो पर्सनली यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग के बारे में नहीं सोच रहा, तो मैं भी आपको ये नहीं बता पाऊंगा। कंपनी मेरे हिसाब से खराब नहीं है, नेचुरल गैस में अभी भी आपको प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो चुका है। उसने डायरेक्ट ये जो नेचुरल गैस का शिफ्ट रहेगा उसे स्किप करके डायरेक्ट ही ईवी पे चला गया है। तो फिलहाल मेरा जो व्यू था कि भाई यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल से शिफ्ट करेंगे तो नेचुरल गैस पे आएंगे, उसके बाद आपको ईवी में जाते हुए नजर आएंगे, तो प्रैक्टिकली हो सकता है आपको ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जितनी ज़्यादा आपको ईवी व्हीकल फिलहाल नज़र आती है उससे ज़्यादा नेचुरल गैस वाली नज़र आएगी और ये बढ़ती जाएगी, लेकिन शायद स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपको वो तेज़ी देखने को ना मिले।
तो यहाँ पर फिलहाल के लिए एवरेज करने को तो मैं नहीं कहूँगा, और बेचने के बारे में तो ये प्राइस पे तो अभी बेचने का भी मुझे सेंस नज़र नहीं आता है। मैंने तो पर्सनली भी शेयर किया था कि यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था 450 के आसपास, 445 मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया था। तो मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था। तो अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। HDFC AMC के बारे में बात करें तो यहाँ पर 33 का PE रेशियो है, अच्छी बात है, वैल्यूएशन सस्ता हो रहा है। इस लेवल पे कई लोगों ने खरीदा होगा, तो यहाँ पर वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई थे, गिरावट हुई, कितना टाइम निकल चुका है, 2 साल तो हो ही चुके हैं। अर्निंग्स भी आपको बढ़ती हुई नजर आई और टाइम भी निकल चुका है, तो इस हिसाब से आपको PE रेशियो कंफर्टेबल जोन में वापस आता हुआ नजर आता है। जो दूसरी पीयर्स कंपनी है, दूसरी जो AMC लिस्ट हुई है, उस हिसाब से वैल्यूएशन अभी नज़दीक आ चुके हैं। तो यहाँ से मुझे फिलहाल के लिए तो ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आता है। उसका एक रीज़न यह है कि 2000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट हुई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अच्छी तेज़ी आई, सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, वापस इसी लेवल पे आ चुका है। तो 2000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नजर आता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर अभी लॉस पे नहीं बेचना चाहिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश बायस रखना चाहिए। थोड़ा सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखता है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और जस्ट इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 कैंडल बनी थी, यहाँ पर ही आपको अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो हम खरीद सकते हैं। 2100-2200 के आसपास खरीदने को मिलेगा, और 2000 के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे अभी तो फिलहाल नहीं बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नापुरम फाइनेंस 125, हैप्पीएस्ट माइंड 999। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो अपसाइड टारगेट क्या करना चाहिए। मन्नापुरम में देखिए इस लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली 148-150 के आसपास, और फिलहाल ये 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, और ये ऑलरेडी 225 से एक्चुअली नीचे आ चुका है। तो वीकनेस तो बहुत देखने को मिली है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 1:1.3 है। तो यहाँ पर जनरली फाइनेंशियल स्टॉक में प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाता है, तो 1:3 महंगा नहीं है, आपको अच्छा वैल्यूएशन नजर आता है। और PE रेशियो तो 6 के आसपास चल रहा है, तो क्लियरली वैल्यूएशन तो अच्छे हैं। अभी शॉर्ट टर्म के बारे में पूछा है, तो ये जनरली क्या होता है, जहां से ये गिरता है वहां पर रिटेस्ट करने को जाता है, लेकिन इतनी गिरावट हो चुकी है, इतना वीक है स्टॉक, तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा जल्दी आपको शॉर्ट टर्म में मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, 125 तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है, वहां से फिर से वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। डिपेंड करता है सेंटीमेंट कैसा है। नेक्स्ट है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, एक तो है 1200 के आसपास का लेवल, एक बार देखिए यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस आपको नीचे जाता हुआ नजर आया। सेम मैंने आपको मन्नापुरम में दिखाया कि वो रिटेस्ट करने को आता है, तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार आपको ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आया और नीचे आ चुका है। तो अभी यहाँ पर अगर ये बहुत ही ज़्यादा बियरिश रहेगा तो 1000 रुपये के लेवल से वापस नीचे चला जाएगा। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होगी तो 1050-1100 आएगा, और बाद में ये नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर वीक स्टॉक में एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा सपोर्ट टूट चुका है तो ऐसे टाइम पे तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है, और वैसे भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 85 का PE रेशियो हमें नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जुबिलेंट फूड, रेलटेल, डीमार्ट, HDFC लाइफ, SBI कार्ड, ये सारे शेयर्स आपने खरीद के रखे हैं 1 से 2 साल के लिए, तो क्या यहाँ पर फिर से हमें खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। 1 से 2 साल, मैं तो कहता हूँ 3 साल, ये 3 साल तक भी अगर आपका व्यू रहता है तो ये शॉर्ट टर्म है मेरे हिसाब से। तो इक्विटी मार्केट में जब हम आते हैं तो यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा व्यू होता है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस नहीं रखा तो चलता है, वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू 1-2 साल का है, अगर आपको ये पैसे सारे 1-2 साल में चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी हो जाता है। और सारे स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस तो बहुत टाइम पहले हिट हो गए हैं। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर आपका व्यू 1-2 साल का है, इसलिए यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात है तो अलग बात है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सारे शेयर अच्छे प्राइस पे चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन 1 से 2 साल के लिए फिलहाल यहाँ पर एवरेजिंग नहीं होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, और वो लेवल भी ऑलरेडी निकल चुका है। तो थोड़ी बहुत तेज़ी आती है तो यहाँ पर आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए सेल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।